मज़दूर बिगुल अब पॉडकास्ट के रूप में भी। मज़दूर बिगुल के तीसरे पॉडकास्ट में हम बिगुल 2023 के अप्रैल अंक में प्रकाशित गायत्री भारद्वाज के एक बेहद ज़रूरी लेख भाजपा और संघ परिवार के गाय प्रेम और गोरक्षा के बारे में सोचने के लिए कुछ सवाल को पेश कर रहे हैं। मज़दूर बिगुल के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। भाजपा और संघ परिवार के गाय प्रेम और गोरक्षा के बारे में सोचने के लिए कुछ सवाल। गायत्री भारद्वाज, मज़दूर बिगुल, अप्रैल 2023। भाजपा व संघ परिवार की सांप्रदायिक फांसीवादी व धार्मिक कट्टरपंथी राजनीति का एक अहम पहलू गोरक्षा के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी है, जिसके जरिए व्यापक हिंदू जनता में धार्मिक कट्टरपंथ और उन्माद भड़काया जाता है ताकि वह अपनी असली समस्याओं पर न सोच सके। मसलन रसोई गैस का 1200 रुपये के करीब पहुंचना, पेट्रोल डीजल का 100 रुपये के आंकड़े को पार कर जाना, नमक, चावल, दाल आदि बुनियादी खाने की सामग्री पर अन्यायपूर्ण जीएसटी को लगाया जाना, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी आदि समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही गोरक्षा जैसे धार्मिक मसलों को उकसाकर उन्माद पैदा किया जाता है। यह गाय प्रेम और गोरक्षा की नौटंकी मूलतः संघ परिवार ने 1960 के दशक में बड़े पैमाने पर शुरू की थी। माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिसे संघ परिवार वाले अपना विचारधारात्मक गुरु मानते हैं, वह तो गाय को पवित्र पशु नहीं मानता था और न ही माता मानता था। उसने तो साफ कहा था कि गाय केवल एक जानवर है। फिर संघियों के लिए गाय यकायक माता कैसे बन गई और गोरक्षा का भूत उनके ऊपर कैसे सवार हो गया? यह 1960 के दशक में भारतीय समाज में बढ़ती असुरक्षा और अनिश्चितता, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी का नतीजा था कि संघी फांसीवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था के कुकर्मों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गोरक्षा का मसला उछाला। वास्तव में 1960 के दशक में यह गोरक्षा का शोर कामयाब भी नहीं हो पाया था और अधिकांश लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन 1970 और 1980 के दशकों में संघ परिवार ने इस मसले को फिर से उठाया और उस समय तक व्यापक निम्न मध्यवर्गीय व मध्यवर्गीय जनता में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सामाजिक आर्थिक असुरक्षा के कारण गुस्सा और प्रतिक्रिया इतनी बढ़ चुकी थी कि यह मसला गरमाने लगा, क्योंकि अपनी समस्याओं के पीछे मौजूद सही कारणों की समझदारी न होने पर जनता को कोई नकली दुश्मन दिखाकर भरमाया जा सकता है। संघी फांसीवादियों ने यही किया, लेकिन वास्तव में इन्हें कोई गाय प्रेम या गोरक्षा का भूत सवार नहीं है। यह तो केवल आम जनता को धर्म के नाम पर लड़ाने का इनका औजार है। आइए देखते हैं कैसे। अगर भाजपा गाय को माता मानती है तो वह गोवा, केरल और उत्तर पूर्व के राज्यों में माता क्यों नहीं है? क्या गाय केवल उत्तर भारत में भाजपा की माता है? अगर गाय माता है तब तो वह सारे देश में ही माता होनी चाहिए ना। लेकिन इसको लेकर हिंदू मुसलमानों में सिर फुटौल करवाना और गरीब मुसलमानों की संघियों की गुंडा वाहिनियों द्वारा हत्याएं करवाना मुख्यतः उत्तर व पूर्वी भारत तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में ही क्यों होता है? जरा निम्न प्रश्नों पर धार्मिक पूर्वाग्रहों और कट्टरपंथ व घृणा की सोच को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से विचार कीजिए मेहनतकश भाइयों और बहनों। क्या गोरक्षा का ढोल बजाने वाला भाजपा का दंगाई नेता संगीत सोम अल दुआ नामक बूचड़ खाने का एक निदेशक नहीं था? क्या आपको पता है कि भाजपा के इसी नेता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने में एक अन्य दंगाई भाजपाई नेता सुरेश राणा के साथ मिलकर प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसने गाय प्रेम और गोरक्षा को लेकर भी खूब हल्ला मचाया था। इसी के विधानसभा क्षेत्र दादरी में अखलाक नामक एक मुसलमान की गोरक्षा के नाम पर संघियों की उन्मादी दंगाई भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह खुद अल दुआ नामक एक बूचड़ खाने के निदेशकों में से एक रहा था और बूचड़ खाने के लिए जमीन भी इसी संगीत सोम ने दिलवाई थी। वास्तव में उसने चुनाव आयोग को दिए अपनी एफिडेविट में स्वयं स्वीकार किया था कि वह अल दुआ कंपनी का एक निदेशक था। अगला सवाल, नागालैंड के भाजपा नेता वीसा सोली लोंगू ने क्यों कहा कि नागालैंड में कभी बीफ बैन नहीं लगेगा? भाजपाइयों को पता है कि नागालैंड में वह जनता के हाथों अपने नेताओं को पिटवाने पर मजबूर होगी यदि वह बीफ बैन की बात करेगी। वहां उसका चुनाव में एक भी वोट पाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए नागालैंड में भाजपा का नेता विसासोली लोंगू बोलता है कि नागालैंड में कभी भी बीफ बैन नहीं लगेगा। यहाँ जिसको जो खाना है वह खाने की पूरी आज़ादी होगी। तो क्या गाय उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत में जाते जाते भाजपा के लिए मम्मी से यमी बन गई? वहाँ वह पवित्र पशु नहीं रह गई? सच्चाई यह है कि गाय भाजपा के लिए कोई पवित्र पशु नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पशु है, जिसको लेकर धार्मिक भावनाओं को उभारा जाए और हिंदू मुस्लिम दंगे और मॉब लिंचिंग का माहौल पैदा किया जाए, ताकि चुनावों में वोटों की फसल काटी जा सके। जैसा कि गोरख पांडे ने अपनी कविता में कहा है, इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। अगला सवाल, भाजपा नेता व मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने क्यों कहा कि मणिपुर में बीफ खाने पर कोई रोक नहीं, क्या खाना है यह सबका व्यक्तिगत मसला है? बात तो सही है, खान पान, पहनावा, रहन सहन लोगों का व्यक्तिगत मसला है और इसमें किसी पार्टी या सरकार को दखल देने का कोई हक नहीं। फिर भाजपा ये दो मुंहापन क्यों दिखाती है? इसलिए क्योंकि गोरक्षा तो केवल बहाना है, हिंदू मुसलमान जनता की एकता तोड़ना असली निशाना है। भाजपा की मोदी सरकार और संघ परिवार को पता है कि वह जनता से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी कम करने पर, पूंजीपतियों की लूट पर लगाम लगाने आदि को लेकर तो वोट मांग नहीं सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? जनता को जाति धर्म पर लड़वाया जाए। अब देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो वहां पर ये भाजपाई भ्रष्टाचारी सरकार पिछड़े मुसलमानों के लिए मौजूद आरक्षण को खत्म कर उसे वहां की वोक्लिगा समुदाय और लिंगायत समुदाय में बांटने की बात कर रही है, क्योंकि उसे इन समुदायों का वोट चाहिए। गौरतलब है कि लिंगायत समुदाय की बहुसंख्या तो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानती है, बल्कि अपने आप को एक अलग धार्मिक समुदाय मानती है। लेकिन इसका वोट जीतने के लिए अब भाजपा सरकार उन्हें कर्नाटक में मुसलमानों से लड़वाने की साजिशें कर रही है। और आरक्षण को लेकर झगड़ा भड़काना आसान है, क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियों ने ही बेरोजगारी को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। रोजगार के नगण्य अवसरों के लिए मारकाट करवाने के लिए आरक्षण एक अच्छा औजार है। जनता को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही भाजपाइयों का काम है, जनता को आपस में धर्म जाति पर लड़वाना और फिर उनकी चिताओं पर अपनी चुनावी रोटियां सेकना। अगला सवाल, मेघालय के भाजपा नेता अर्नेस्ट मावरी ने क्यों कहा कि मैं बीफ खाता हूं, यह मेघालय की जीवन शैली है और इसे कोई नहीं रोक सकता? मेघालय के भाजपा महासचिव डेविड खरस्ती ने क्यों कहा कि भाजपा द्वारा उत्तर पूर्व में बीफ बैन लगाने का या उत्तर प्रदेश जैसी बीफ बैन की राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है? वजह साफ है, मेघालय में अगर कोई भाजपा नेता बीफ बैन की बात करेगा तो वह न सिर्फ कोई वोट नहीं पाएगा, बल्कि आते जाते सड़कों पर जनता के हाथों पिटता रहेगा। खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इन राज्यों की वास्तविकता अलग है। यहाँ पर तो खुद भाजपाई नेता कह रहे हैं कि हम बीफ खाते हैं। जरा सोचिए, अगर गाय कोई अलौकिक पवित्र पशु है, तब तो उसका कोई क्षेत्र या राष्ट्रीयता नहीं होनी चाहिए। क्या केवल उत्तर भारतीय हिंदू गाय पवित्र है? क्या गायों में इस आधार पर कोई विभाजन भी किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि गायों का भी कोई धर्म होता है? ऐसी बात पर केवल हंसा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यह गाय प्रेम और गोरक्षा की बातें केवल आपको हमको आपस में लड़वाने के लिए भाजपा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के प्रमुख नेता व मंत्री किरण रिजिजू ने क्यों कहा था, मैं बीफ खाता हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं, क्या कोई मुझे रोक सकता है? लोगों की निजी आदतों के बारे में इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। बाद में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कान उमेठे जाने और बाह मरोड़े जाने पर श्री रिजिजू ने अपना बयान बदलकर बोला कि उन्होंने कभी बीफ नहीं खाया है। वह बस कुछ राज्यों में जनता के बीफ खाने के अधिकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में हिंदू बहुसंख्या है वहां बीफ बैन होना चाहिए। लेकिन भाजपा तो इसे भी लागू नहीं करती। केरल में हिंदू धर्म के लोग ही सबसे ज्यादा हैं। क्या भाजपा केरल में बीफ बैन का समर्थन करती है? आइए देखते हैं। अगला सवाल, केरल के मलप्पुरम में उम्मीदवार भाजपा नेता
श्री प्रकाश ने क्यों वायदा किया था कि वहां वह बीफ की सप्लाई को कम नहीं होने देंगे और बीफ के उपभोग पर कभी रोक नहीं लगाई जाएगी। केरल में स्वयं हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा बीफ खाता है और यह वहां की हिंदू धार्मिक परंपराओं का सदियों से हिस्सा रहा है। अब कोई यह तो नहीं कह सकता कि मलयाली गाय और उत्तर व पूर्वी भारतीय गायों में उनकी जैविक नस्ल के अलावा कोई फर्क है। मतलब कोई यह तो नहीं कह सकता कि गाय की राष्ट्रीयता या क्षेत्रीयता के अनुसार उसकी पवित्रता निर्धारित होगी, क्योंकि जैसे ही भाजपा और संघ वाले यह कहेंगे वैसे ही गाय की पवित्रता का उनके द्वारा खड़ा किया गया मिथक भी ढह जाएगा, क्योंकि पवित्रता की धार्मिक अवधारणा या तो सार्वभौमिक तौर पर लागू होगी या फिर लागू ही नहीं होगी। अगला सवाल, 2017 में खुद अमित शाह ने क्यों कहा था कि गोवा में भाजपा का बीफ पर बैन लगाने का दूर दूर तक का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भारत के कई अन्य हिस्सों में अलग नियम क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर भाजपा गाय को लेकर धार्मिक भावनाएं और तनाव को भड़का सकती है और फिर वोटों के रूप में उसकी फसल काट सकती है। अगला सवाल, भाजपा के वैचारिक गुरु विनायक दामोदर सावरकर ने तो कहा था कि गाय केवल एक पशु है, कोई माता नहीं। इस पर भाजपा का क्या कहना है? कुछ नहीं। क्यों? वजह साफ है, गोरक्षा केवल बहाना है, जनता की एकता तोड़ना असली निशाना है। अगर गाय पवित्र पशु है तब तो सारी दुनिया में ही वह पवित्र पशु होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी दुनिया में बीफ बैन के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप यह तो कह नहीं सकते कि फ्रांसीसी गाय, जर्मन गाय, अमेरिकी गाय या ऑस्ट्रेलियाई, जापानी, चीनी, कोरियाई गाय अपवित्र है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, केरल, गोवा आदि की गाय भी अपवित्र है। बस उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक की गाय पवित्र है। कैसी मूर्खतापूर्ण बात होगी यह, जरा खुद सोचिए। वास्तव में सच्चाई कुछ और है। पवित्र गाय का मिथक रचने के पीछे की साजिश कुछ और है। इसलिए दोस्तों, इस बात को समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा तर्क का इस्तेमाल करिए। यह पवित्र पशु का मिथक आपको ठगने, बेवकूफ बनाने और धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने के लिए रचा गया है। भाजपा खुद इस मिथक की सच्चाई को जानती है। उनके केरल व उत्तर पूर्व के नेताओं के बयान इस बात को साबित करते हैं। जब वे गोरक्षा के इस फर्जी मसले पर हमें लड़वा लेते हैं तो अपने होली मिलन समारोहों और इफ्तार पार्टियों में हमारी मूर्खता पर ठहाके मारकर हंसते हैं। इसलिए मूर्ख बनना बंद कर दीजिए और गोरक्षा के फर्जी मसले और पवित्र पशु के मिथक की सच्चाई को जान और समझ लीजिए। क्या गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और अशिक्षा से हम पहले ही कम परेशान हैं कि ऐसे फर्जी मसलों पर एक दूसरे के सिर फोड़े? जरा सोचिए। मेहनत कश वर्ग का इस पर नजरिया यह होना चाहिए कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा धर्म मानना है या कोई धर्म नहीं मानना, कौन सी पूजा पद्धति माननी है या कोई पूजा पद्धति नहीं माननी, यह पूरी तरह से एक नागरिक का व्यक्तिगत मसला है। इसमें किसी भी दूसरे नागरिक को हस्तक्षेप करने या स्वयं राज्य व सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखेंगे कि हम जैसे ही इस उसूल को अपनाएंगे वैसे ही भाजपा व संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही फिरका परस्ती भी कारगर नहीं हो पाएगी और हम अपने असली मुद्दों को लेकर एकजुट हो पाएंगे। 1960 के दशक के पहले गोरक्षा के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई थीं। उसके पहले लोगों ने इस फर्जी मुद्दे के नाम पर आपस में सिर फटौल करने से इनकार कर दिया था। वास्तव में गोरक्षा की बात भी पहली बार आधुनिक काल में किसी हिंदू धार्मिक संगठन ने नहीं की थी, बल्कि 1800 की सदी के उत्तरार्ध में सिख धर्म के कूका समुदाय के लोगों ने की थी, क्योंकि खेती के लिए ढोर डंगर की आवश्यकता होती थी। बाद में आर्य समाज के स्वामी दयानंद से ले उड़े और इसके आधार पर सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन 1960 के दशक के अंत तक यह राजनीति कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब जनता के जीवन की असुरक्षा और अनिश्चितता बढ़ती है तो ही लोग ऐसे गैर मुद्दों पर लड़ने को तैयार किए जा सकते हैं। 1980 के दशक में निजीकरण, उदारीकरण की प्रचंड शुरुआत
और 1991 में उसकी खुली शुरुआत के साथ व्यापक मध्यवर्गीय निम्न मध्यवर्गीय टुटपुंजिया आबादी में उजड़ने और बर्बाद होने की रफ्तार बढ़ी। बड़ी पूंजी से उजाड़े जा रहे टुटपुंजिया लोग भी असुरक्षा और अनिश्चितता के शिकार थे और दूसरी तरफ छोटे पूंजीपतियों का एक वर्ग था जो अब सरकारी लाइसेंस कोटा के जरिए विनियमन से आज़ादी चाहता था, श्रम कानूनों से आज़ादी चाहता था और धंधा करने की सहूलियत चाहता था। इन दोनों आबादियों को संघ परिवार ने मंदिर राजनीति व गोरक्षा राजनीति के जरिए लुभाया, क्योंकि उनके जीवन के हालात अलग अलग रूपों में एक अंधी प्रतिक्रिया को जन्म दे रहे थे। उन्हें बस मुसलमानों के रूप में एक नकली दुश्मन मुहैया कराने की ज़रूरत थी ताकि उन्हें दंगाई भीड़ में तब्दील किया जा सके। यही काम पहले भारतीय जनसंघ और फिर भाजपा ने किया। और आज जब जनता मोदी शाह की फांसीवादी सत्ता की जन विरोधी और पूंजीपरस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेघरी और पहुंच से दूर होती शिक्षा और चिकित्सा से तंग हाल है, तो फिर से इन फर्जी मसलों को हवा दी जा रही है। दंगाई राजनीति के आग में घी डाला जा रहा है ताकि हम और आप अपने असली दुश्मन यानी पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपति वर्ग और आज उसकी प्रमुख तौर पर नुमाइंदगी कर रहे संघी फांसीवाद और मोदी शाह सत्ता को निशाना बनाने की बजाय आपस में ही लड़ मरे। अगर हम इस साजिश के फिर से शिकार होते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए अगर आपके दरवाजे कोई गोरक्षा, लव जिहाद, चीन का खतरा, पाकिस्तान का खतरा जैसे फर्जी मसले लेकर आता है तो उसे उचित रूप में खर्चा पानी देकर दफा करें। हमारा दुश्मन हमारे देश के भीतर है। जब हम कम मजदूरी के खिलाफ लड़ते हैं तो हमें दबाने के लिए पूंजीपति और फांसीवादी सरकार की पुलिस और गुंडे आते हैं। जब हम बेहतर कार्य स्थितियों की मांग करते हैं तो हमें मौजूदा व्यवस्था और सरकार दबाती है। जब हम समानता और इज्जत से भरी जिंदगी मांगते हैं तो हमें कुचलने के लिए मालिक, ठेकेदार, जॉबर, व्यापारी, धनी फार्मर व जमींदार आ जाते हैं। तो हम किसी चीनी या पाकिस्तानी नकली दुश्मन से लड़ने को क्यों बावले हों? चीन और पाकिस्तान के मजदूर मेहनतकश भी अपने हुक्मरानों से उसी कदर तंग है जिस कदर हम यहाँ के फांसीवादी शासकों से तंग है। वे तो हमारे भाई बहन हैं, उनसे हमारी भला क्या दुश्मनी? क्या वे हमें यहाँ दबाने और लूटने आते हैं? कौन हमें यहाँ दबा और लूट रहा है? कौन हमें गोरक्षा और लव जिहाद जैसे फर्जी मसलों पर लड़ा रहा है ताकि हम टूट जाएं और कमज़ोर रहें? इन सवालों पर सोचिए दोस्तों, वरना हम यूं ही मूर्ख बनकर अपने ही भाइयों बहनों का खून बहाते रहेंगे, जबकि हमारे खून और आंसुओं के समंदर में हर मजहब और जाति के लुटेरों, शोषकों और शासकों की अय्याशी की मीनारें खड़ी होती रहेंगी। मजदूर बिगुल, अप्रैल 2023।